सत्तार साहब स्पेसिफिकली इस चीज़ को बताएं कि क्यों, मतलब हर हुकूमतें तो तब्दील होती रही, लेजिस्लेचर आती रही जाती रही, बिल्कुल, लेकिन 76 साल में स्पेसिफिकली हम इदारों के हवाले से आपने नैब बनाई किस लिए थी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाई किस लिए थी? हमें बताने के लिए कि अब एक ऐसा इदारा कायम कर दिया गया है जो करप्शन को खत्म कर देगा। वो करप्शन को खत्म करने के लिए इदारा नहीं बना था, वो टारगेट अंडरडॉग नहीं जिसे कहते। बिल्कुल, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं जिसमें नैब के दर्जा जो दिया गया वो सी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। वो अंडरडॉग नहीं, मैं इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। उनकी ये बाकायदा इस पूरे खत्ते में 46 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उन पे उन्होंने काम किया था। तो नैब को सी का उन्होंने ग्रेड दिया हुआ है। और साथ ये कहते हुए अंडरडॉग है। अंडरडॉग क्यों है कि मुशर्रफ टारगेट करता है, किसको करता है? नवाज शरीफ को करता है, बेनज़ीर को करता है। तो यही नैब नवाज शरीफ और बेनज़ीर के पीछे लगी होती। उस वक्त चोई शुजात और चोई परवेज़ लाई और महमूद कसूरी वगैरह ये नज़र क्यों नहीं आए? इनकी कंप्लेंट्स पड़ी हुई थी नैब में, ये क्यों नहीं गए? सही। उसके बाद क्या हुआ? टारगेट बदल जाता है आपका। जब टारगेट बदल, जैसे आजकल का टारगेट कौन है? इमरान खान। बिल्कुल। अब नैब पड़ी हुई है इमरान खान, ये टारगेट के पीछे भागती है। आगा जुबैर, कल आप टारगेट बनेंगे, कल आपके पीछे नैब होगी। आज मेरे पीछे आने वाले वक्त में मियां सुहेल साहब बैठे हुए मेरे साथ, आने वाले कल में ये भी टारगेट हो सकते हैं। नैब जब पीछे जाती है ना, तो ये बात छोड़े कि कितना मजबूत केस लेके जा रही है। नैब ने टारगेट किया होता है, ये आपने देखना है कि टारगेट के पीछे जाते हैं, ये इस पे नहीं जाते कि हमने एक्यूज, रियल टाइम एक्यूज और रियल टाइम जो होते हैं उस पे जाना है। हमने तो टारगेट पे जाना है। सितार साहब, आप कहते हैं कि नैब नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सही तरह से प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट ही नहीं करती वो करप्शन के केसेस, जो कि जिस तरह आपने बताया कि हाई प्रोफाइल केसेस जो है प्रोमिनेंट, वो भी अब तक इंक्वायरी के दर्जे तक ही पढ़े हुए और आगे उनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। और टारगेटेड जो सीजनल हम कह दें पर्सनैलिटीज है उनको लेके चलते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो मुनीर हसन भट्टी साहब का जहाँ इन्होंने एंड किया था और उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे फेडरल के इदारे हैं नैब और FIA, और प्रिवेंशन में आ जाता है हमारा एंटी करप्शन लॉज। एंटी करप्शन लॉज में भी हमारा 1947 का ये लॉज है। हमने इसको जिद्दत के साथ लेके नहीं चले। हमने नैब बनाया लेकिन उसमें भी वो फ्लॉज हमने छोड़ दिए जिसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन उसको मैच ही नहीं कर सकती। जब हमने अपने कानूनी शहादत आर्डर में तो कुछ अमेंडमेंट कर ली, लेकिन हमारे वो लॉज के साथ जो कि ये, क्योंकि ये तमाम स्पेशल लॉज हैं। FIA आपका स्पेशल लॉ है, आपका नैब स्पेशल लॉ है, आपका एंटी करप्शन लॉ भी स्पेशल लॉ है। बिल्कुल। आपको स्पेशल लॉ में आपका जो जनरल लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता। बिल्कुल। वो स्पेशल लॉ उसको ओवर रूल कर ऑलवेज प्रिवेल कर देता है। और स्पेशल लॉ में चंद अनासर आपका कोडल प्रोसीजर्स के एलिमेंट को उसमें शामिल किया जाता है। अब जब हम इसके स्ट्रिक्टो सेंसो में जब देखते हैं तो हमारी प्रोसिक्यूशन में फ्लॉज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक। और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ हमारा हिरार्की में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वो कोई भी एक अदारे से नहीं होती। यानी कि आपका नैब देख लिया जाए, आपके जो नैब का अदारा है उसमें आप का मल्टी डायमेंशनल पीपल्स वहाँ पे इंडक्ट हुए हैं। आपका पॉइंट आ गया चांद साहब। ये बताइए कि हम देखते हैं अमूमी तौर पर जब हम करप्शन की बात करते हैं इदारों के अंदर, जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, तो जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से ये जो सिनेरियो आपने कुछ अरसे से हम देख रहे हैं उसमें हमने देखा कि पुलिस ने चार दीवारी का तकद्दुस बहुत जगह पमाल किया और अब उनके हाथ इतने खुले हो चुके हैं कि वो आम लोगों को भी मतलब अगर आप देखें छोटे छोटे केसेस में लोगों को पकड़ा जाता है और यहाँ तक इन चीज़ों के भी पैसे लिए जाते हैं कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो रात को 40,000 रुपया पहुँचा दो, आप में पर्चा दे देंगे लेकिन इस बंदे को मारेंगे नहीं। अगर इस हद तक करप्शन हो रही है और पुलिस वाले पैसे पकड़ रहे हैं तो एक आम शख्स अपनी दाद रस्सी के लिए कहाँ जाएगा? कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरह इसको आप... इस पे प्लेटफॉर्म तो हमारे हर जगह हैं। जैसे मेरे सीनियर ने बताया कि इसमें आपका नैब है, आपका FIA है, आपका एंटी करप्शन अगर पुलिस हर चीज़ है। इदारे के लिए आपने पुलिस वाला कोई आपसे रिश्वत मांगता है, आपसे तलब करता है किसी जायज़ काम को करने के लिए आपसे रिश्वत तलब कर रहा है, तो आप उसके लिए कहाँ जाएंगे? हमारे जो माशरे में सबसे बड़ी हमारे जो एंटी करप्शन लॉज में भी है उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ आता है मिसकंडक्ट। अब मिसकंडक्ट क्या है कि आप किसी से अनड्यू फेवर, ब्राइब या आप एक्स्ट्रा मनी जो आपके सोर्स से मैच ना करती हो आप वो किसी से डिमांड नहीं कर सकते। हमारे किसी लॉ में भी ये है कि आपको जो ड्यू वर्क है, जो आपने जो काम करना है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे, जब आप काम नहीं करते
तो आप क्या रास्ता खोल देते हो कि आप करप्शन का रास्ता खोल देते हो। अगर आपके ज़ुम्मे एक काम है कि आप ये काम करेंगे और अगर आप उसको डिले करते हो, मीनिंग देयर बाई आप उस पर ये कर देते हो कि आपका जो भी आदमी आएगा वो कहेगा कि जी क्योंकि मेरे इसको गेयर अप किया जाए, इसको स्पीडी किया जाए, वो करप्शन के ज़ुमरे में चला जाता है। करप्शन में क्या होता है कि आप सपोज मैं एक मिसाल दे देता हूँ, आप एक मीटर लगवाने जाते हैं वापडा के ऑफिस में, वापडा के ऑफिस में आप मीटर लगवाने गए, वो आपको डिले करवाएगा, अननेसेसरी डिले करवाएगा। जब आप अननेसेसरी डिले करवाएगा, आपको क्या एक रास्ता बचेगा कि आप अनड्यू मीन्स के साथ उसके पास जाओगे। आप अनड्यू मीन्स के साथ जाओगे, आप करप्शन करवाओगे, आप करप्शन करोगे और आप करप्शन करवाओगे। मतलब शहरी के अपने हाथ में भी होता है कुछ परसेंटेज। डेफिनेटली, क्योंकि जो एंटी करप्शन लाज में दोनों तरफ है, जो रिश्वत दोनों, हमारा जो देखें माशरे में करप्शन तभी फैलती है जब एक ब्यूरोक्रेसी भी वही डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ एक नॉर्मल से काम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा और बिना वजह के डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ चल रहा है, तो उसमें एक आम इलीगल प्रैक्टिस, ही इज डूइंग इलीगल प्रैक्टिस, और वही करप्शन को आपका एग्रीवेट करती है। वही आपका करप्शन का पहला स्टेप होता है। आपका करप्शन स्टार्ट ही वहाँ से होती है जब जिसका एक फ़र्ज़ है, जिसकी एक ड्यूटी है, जिसकी एक ऑब्लिगेशन है टू डू ए सर्टन वर्क, और वो उसको रेड टेपिज्म के नज़र कर देता है। लेकिन आप ये भी देखें ना शान साहब, जब सुहेल साहब आप भी इसका देखिएगा, जब हम बात करते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि एक पुलिस वाला अगर आपसे रिश्वत मांग रहा है, तो अगर आपने एप्लीकेशन देनी है तो आप पहले महकमे के अंदर एप्लीकेशन देंगे, महकमा उसकी इंक्वायरी करेगा। अब वो क्या महकमा इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा कि वो उसकी इंक्वायरी को सही से एग्जीक्यूट कर सके? इट इज़ नॉट नेसेसरी। पहली तो बात ये है, अभी तो क्योंकि आपने क्वेश्चन किया, मैं असल में हम डिस्कशन में बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं दोबारा से इस डिस्कशन को लेके आना चाहूँगा सबसे पहले कि हमें, क्योंकि इस शो को अवाम ने देखना है, तो हम पहले तो ये एजुकेट करें असल में करप्शन है क्या, क्योंकि हर शख्स जो है वो अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस कर रहा है। जिस तरह मैं अगर अपने बचपन की अगर बात करूं तो मैं हमारा मोबाइल गुम गया, तो मैं अपने चचा के साथ पुलिस वाले थाने में गया, पुलिस ने दरख्वास्त लिखी गुमशुदगी की, और उसके ऊपर मेरे चचा ने उस वक़्त 200 रुपया पुलिस वाले को दिया कि जी ये आपकी जो है ना वो आपने जो सर्विसेज दी हैं वो। तो असल में ये जो कंडक्ट था या ये जो एक्ट था, ये इन इटसेल्फ करप्शन था, क्योंकि वो पर्सन जो उसे पैसे दिए गए, ही वाज नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू गेट दैट। असल में दो चीज़ों को हमें डिफरेंस समझना होगा। नंबर 1 हैविंग एन ऑब्लिगेशन, नंबर 2 बीइंग ऑब्लाइज्ड। राइट, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? जहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है ना, वहाँ पर इट इज़ बैक्ड बाय लॉ, कि कानून के ज़रिए से, मिसाल के तौर पे एक टैक्स ऑफिसर अगर हमें नोटिस सर्व करता है जी कि आपका ये टैक्स बनता है, तो वो टैक्स तो मुझे पे करना पड़ेगा। दैट इज़ एन ऑब्लिगेशन। बीइंग ऑब्लाइज्ड का क्या मतलब है कि आपसे ज़बरदस्ती जो है ना वो आपके लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं कि आपने वो पैसे देने ही देने हैं। या फिर आप दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप अपनी खुशी से, रजामंदी से तो दे रहे हैं, लेकिन वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो करप्शन एग्जिस्ट कर रही है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चन, बिल्कुल वन ऑफ द प्रोसीजर इज़ कि आप CCPO को दरख्वास्त दे दें, IG को दरख्वास्त दे दें, और दूसरा जिस तरह के अभी चांद साहब ने बताया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बनी हुई है प्रोविंस की। जितने भी प्रोविंशियल इदारे हैं उनको अगर आपने उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस फाइल करना है तो आप वहाँ पर जो है ना वो एफिडेविट पे अपनी दरख्वास्त लिख के जो है ना उस एप्लीकेशन को जो है ना वो फाइल कर देंगे, जिसके बाद फिर वो जो प्रोसीजर अभी खान साहब ने भी बताया जी कि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जो है वो फिर पर्चा दर्ज होगा, पर्चा दर्ज होगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ना वो कोर्ट में जाएगा, नैब की सिचुएशन में रेफरेंस बन के जाएगा, और FIA या जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है ACE जिसे हम कहते हैं, उसकी सिचुएशन में उसकी सर्कमस्टांसेस में जो है वो 173 का चलान बन के जो है ना वो सबमिट होगा इन अ कोर्ट। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जिसके ज़रिए से कर सकते हैं। लेकिन मैं इधर एक और आसान चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी करप्शन को होते हुए देख रहे हैं ना, तो आप ये कानूनी रास्ता ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में एक कंप्लेंट ज़रूर फाइल कर दें। ऑल राइट, और वहाँ पे ये सहूलत मौजूद है, क्योंकि ये सहूलत मौजूद है, एटलीस्ट आपका जो है ना वो आ जाएगा। फिर उसके बाद यस आप लॉयर के ज़रिए से इसको जो है ना वो परसू ज़रूर करवाएं,
थ्रू द कोर्ट, लेकिन इससे ये होगा कि एक मतलब वहां तक प्राइम मिनिस्टर तक या जो आपके रेलेवेंट अथॉरिटीज बॉडीज हैं, बात आपकी बात एक पहुंच जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी।